डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था आपका प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग का जो मेथड है, जो उसमें 5 पॉइंट्स थे, उसको हमने एक्सप्लेन किया था। ओके, तो प्लांट ब्रीडिंग पढ़ने के बाद, ठीक है, हम लोग प्लांट ब्रीडिंग में, आपको याद होगा हम लास्ट स्टेप पे थे, जिसमें क्या था, टेस्टिंग, ठीक है, जिसमें था कॉमर्शियलाइजेशन एंड रिलीज ऑफ न्यू वैरायटी। उसी के आगे, ठीक है, उसको इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम से जोड़ के हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो प्लांट ब्रीडिंग का जो तरीका था वो कितना था, कितने पॉइंट्स में पढ़े थे, 5 पॉइंट्स। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था कि वेरिएशन वाले जीन को कलेक्ट करना, जिसको हमने बोला था जर्म प्लाज्म कलेक्शन। दूसरा क्या था, सुपीरियर वैरायटी, सुपीरियर पेरेंट्स को चूज करना। तीसरा क्या था, हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन सुपीरियर पेरेंट्स। चौथा क्या था, रिकॉम्बिनेंट्स के अंदर में बेस्ट सुपीरियर क्वालिटी को पहचानना, बेस्ट मतलब सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट को पहचान करना। फिर उसके बाद क्या था, उसको एज ए, ठीक है, न्यू ब्रीड, ठीक है, क्या करना, रिसर्च सेंटर में ले जाना, उसको ग्रो करवाना, उसको बार बार एक्सपेरिमेंटली चेक करना, ठीक है, उसमें डिजीज रेसिस्टेंट कैपेसिटी को चेक करना, उसमें इन्वायरमेंटल टॉलरेंस या स्ट्रेस को चेक करना, मतलब कितना क्या कैपेसिटी है, रेसिस्टेंट से डेवलप हुआ कि नहीं, ठीक है, हाइल्डिंग वैरायटी हुई कि नहीं, मतलब उसमें सारा कुछ करके देखना है। तो वो उसको बोलते थे टेस्टिंग, कॉमर्शियलाइजेशन एंड रिलीज ऑफ न्यू कल्टीवर्स। ये 5वां स्टेप था। ठीक है, इस प्लांट ब्रीडिंग का 5वां स्टेप जो था, ठीक है, न्यू कल्टीवर को मार्केट में रिलीज करना, कॉमर्शियलाइजेशन। उसी को हम जोड़ रहे हैं किससे, एंड इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद करने के लिए भी होगी, और जो जो चीज याद करने के लिए होगी उसको हम अंडरलाइन कर देंगे। उसको अंडरलाइन इसलिए करेंगे क्योंकि वहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो आपको ज्यादा किताब में इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, कहता है कि जो न्यू कल्टीवर्स होगा, जो न्यू वैरायटी डेवलप होगा, आप प्लांट ब्रीडिंग के 5 स्टेप को फॉलो करते हुए जो नया वैरायटी आप डेवलप करेंगे, वो नया वैरायटी क्या होगा, कहता है नया वैरायटी को बिल्कुल, मतलब जिसको बोलते हैं एकदम 24 कैरेट सोने की तरह एकदम रिलीज करने से पहले मार्केट में, उसको क्या करते हैं, 3 डिफरेंट ग्रोइंग सीजन में उसको लगाते हैं। ठीक है, 3 ग्रोइंग सीजन में उसको लगातार क्या करते हैं, ठीक है, उसको क्रॉप को ग्रो करा के देखते हैं कि रिजल्ट बेटर होता है कि नहीं। दूसरा, ठीक है, इंडिया में हमने आपको बताया था, उस टाइम में भी बताया, जितने एग्रीकल्चरल रिसर्च फील्ड है अलग अलग जगहों पे, ठीक है, अलग अलग इडेफिक फैक्टर के अनुसार, अलग अलग इन्वायरमेंटल फैक्टर के अनुसार वहां पे उसको ग्रो करवा के देखेंगे। ओके, चलिए अब देखिए, ये मतलब उसको रिलीज करने से पहले एज ए ब्रांड, एज ए न्यू ब्रांड ऑफ ब्रीड, ठीक है, ऑफ एनी क्रॉप रिलीज करने से पहले ये करवा के देखेंगे। ठीक है, ये दोनों मेन पॉइंट है, तो याद रखना है। अब आइए, कहता है इंडियन कल्चरल सिस्टम में आप जानिए कि इंडिया का अधिकांश मतलब बंदा, लगभग 62% बंदे डिपेंड करते हैं रोजगार के लिए, किस पे, तो कहता है एग्रीकल्चर पे। इंडिया एक एग्रीकल्चर, ठीक है, मतलब कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चरल डोमिनेटेड कंट्री है इंडिया। ओके, तो कहता है कि इंडिया में जो टोटल जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, सकल घरेलू उत्पाद, ये जो जीडीपी है इसका लगभग 33%, लगभग 33% जीडीपी का हिस्सा एग्रीकल्चर से आता है, फ्रॉम
एग्रीकल्चर, ठीक है, फ्रॉम एग्रीकल्चर, ठीक है। यानी कि इंडियन जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, उसका आप समझिए 33% हिस्सा यहीं से आता है, 1/3। और जानते हैं इम्प्लाई कितना है, कितने लोग इस पे डिपेंड करते हैं? लगभग 62% लोग इस पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डिपेंड करते हैं। 62% इम्प्लाई, ठीक है, ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। यानी कि इंडिया में जितने लोग, ठीक है, डिपेंड है नौकरी उकरी पे, उसका 33% अकेले इसी पे है डिपेंड, ठीक है। कहते हैं कि अपना देश आजाद हुआ 1947 में, हर लोग जानते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंसी के बाद, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे के बाद, कहता है 15 अगस्त 1947 के बाद सबसे बड़ा जो देश में एक सोच डेवलप हुई ये कि भाई इतने बड़े पॉपुलेशन को, ठीक है, हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, कैसे मैनेज करेंगे इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को, हम कैसे फूड रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएंगे। ये एक बहुत बड़ी चिंता थी, ठीक है। और ये चिंता करते करते, ठीक है, 1965 का टाइम आ गया, ठीक है। यही था कि जो ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो रही हैं कंट्री में, उससे खाने भर हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा खाने भर होगा। उसमें खाने भर भी नहीं था, जो इंडियन पॉपुलेशन उसमें थी, और जो कृषि की टेक्नोलॉजी जो थी कन्वेंशनल ट्रेडिशनल, उसमें खाने के लायक भी फसल उपजा नहीं हो रही थी। कहता है 1965 के मध्य में बहुत बड़ी क्रांति के साथ चेंजेज आई दुनिया में, और इंडिया भी उससे अछूता नहीं था, और इंडिया में भी 1965 में ही आई, लेकिन उस पर काम 1960 से शुरू हो चुका था, ठीक है। तो 1965 के मिड में जो क्रांति आई वही था आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या था आपका? ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ये ग्रीन रिवॉल्यूशन में आप जान जाइए, व्हीट, राइस, मेज, 3 चीजें ऐसी थी ग्रीन रिवॉल्यूशन में जिसको पूरी तरह से यूज में लाया गया, जिसकी पैदावार को इतना बढ़ाया गया कि हम इंडिपेंडेंट तो हो ही गए और हम एक्सपोर्ट करने के कंडीशन में भी आ गए, ठीक है। तो ये वही टाइम था। कहता है कि इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण 1960 से लेके 2000 के बीच में कितनी बड़ी पैदावार में वृद्धि हुई आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लगभग 3 गुना से लेके 7 गुना तक, ठीक है, लगभग 3 गुना से लेके 7 टाइम्स तक। किसी क्रॉप में 3 गुना लगभग, किसी क्रॉप में 7 गुना लगभग, ठीक है। तो इतनी वृद्धि हुई। खास करके हम 2 चीजों का जिक्र करना चाहेंगे, एक व्हीट का और एक राइस का। व्हीट के बारे में अगर एग्रीकल्चरली अगर आपको कोई बोले, अगर आपको कोई कहे कि नहीं आपको कितना ध्यान है, ठीक है, कितना आप अगल बगल में जो कृषि होती है, या आप मान लीजिए आप फार्मर फैमिली के बच्चे हैं, तो आपको कितना मतलब जानकारी है। तो अगर कोई पूछे ना, ये क्वेश्चन में आया हुआ था, एग्रीकल्चर में भी आया होता, सीबीएसई AIPMT उस टाइम होता था, आज से 10 साल पहले, उसमें भी आया हुआ था। कहता है कि अगर कोई पूछे कि व्हीट कैसा फसल है, आपको कहना रबी फसल है। चावल या धान कैसा फसल है, आपको कहना है खरीफ फसल है, ठीक है। व्हीट इज रबी फसल और चावल इज खरीफ फसल। इतना तो याद रखिएगा, इतना पूछेगा, दोनों अलग अलग सीजन में होते हैं, ठीक है, ठीक है। और जो अभी मॉडर्न व्हीट है जिसका नाम है ट्राइकेटिकम एस्टिवम, दैट इज हेक्साप्लॉइड व्हीट, नाइदर डिप्लॉयड नॉर ट्रिप्लॉयड नॉर टेट्राप्लॉयड पेंटाप्लॉयड, इट इज हेक्साप्लॉयड। 6n बराबर 42, n बराबर 7, याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए, कहता है मिड ऑफ 1965 ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हीट एंड राइस पे मेन फोकस किया गया। अब देखिए, अब मेज भी साथ में रखिएगा, मेज को भूलना नहीं है। 1960 से 2000 के बीच में क्या हुआ क्रांति, सो देखिए आप। कहता है कि व्हीट प्रोडक्शन 11 मिलियन से बढ़ के, याद रखिएगा डाटा, 11 मिलियन से बढ़ के कितना हो गया, 75 मिलियन, लगभग 7 टाइम्स। व्हीट कितना, 7 टाइम्स, ठीक है, 7 टाइम्स, ठीक है, मोर व्हीट
7 टाइम्स मोर व्हीट। इसको याद रखिएगा, व्हीट में जो मॉडर्न व्हीट है उसमें n बराबर कितना होता है 7, n बराबर कितना होता है 7, इसलिए 6n बराबर कितना होता है 42। ये याद रखिएगा, ठीक है, याद रखने का ये तरीका है। यानी 11% था 1960 में और 2000 आते आते कितना हो गया आप देख लीजिए, ठीक है, 65 से ऊपर, तो 75 से ऊपर, ठीक है, सॉरी 7 गुना यानी 75 से ऊपर, ठीक है। चलिए अब आइए, कहता है राइस प्लांट, राइस, ठीक है, प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन कितना हो गया जी, कहता है राइस प्रोडक्शन था 35 मिलियन टन और हो गया कितना 89.5 मिलियन टन, यानी कि 90 के आसपास हो गया, ठीक है। तो ये भी लगभग क्या हुआ 2.5 से 3 गुना ज्यादा बढ़ा, ठीक है, याद रखिएगा दोनों डाटा। और ये मिलियन टन में है, ठीक है, कोई इधर उधर यूनिट में अगर देगा तो आपको खुद से उसको क्या करना है कन्वर्ट कर लेना है। कभी कभी क्या होता है कि आपने रटा कुछ, यूनिट पूछ दिया कुछ, आपने बहुत प्यार से रटा कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की जो डायमीटर होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रम और आपको चॉइस में दे दिया 2 नैनोमीटर, दोनों एक ही है जी, गलत नहीं करना है। 20 एंगस्ट्रम या 2 नैनोमीटर दोनों सेम है, 10 एंगस्ट्रम या 1 नैनोमीटर दोनों सेम है। तो कभी कभी अगर ऐसा कर देगा तो 1 मिलियन बराबर जानते हैं 10 लाख होता है, मुझे आपको क्या बताना है, आप लोग तो दिन रात सब कुछ देखते रहते हैं नेट पे, इतने व्यूज, इतने ये सब आपको याद ही है। चलिए अब देखिए, कहता है कि ये दोनों मतलब ये दोनों जो क्रांति आई इतना गुना ज्यादा, ये 7 गुना लगभग ज्यादा, ये लगभग 2.5 से 3 गुना ज्यादा, ये क्यों आई, कहता है एक ही चीज के कारण आई, सेमी ड्वार्फ वैरायटी की इंट्रोडक्शन के कारण। ये सेमी ड्वार्फ वैरायटी बहुत बड़ा मतलब उसका अचीवमेंट था। कहता है ये सब हुआ कहाँ, कहता है एक इंस्टीट्यूट है, ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रोडक्शन 2 चीज का हुआ है, ठीक है, व्हीट और राइस का, बट एक क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कहता है कि मैक्सिको में नोबेल प्राइज विनर, ठीक है, बार्लग साहब, रेडमंड बार्लग, ये बार्लग साहब वहां एक इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मेज एंड राइस, मैक्सिको, ठीक है, वहां पे बार्लग साहब ने मतलब कुछ वैरायटी डेवलप किया, ठीक है, किसका वैरायटी डेवलप किया, कहता है कि राइस का और व्हीट का, बाद में मेज का भी, जबकि उस सेंटर का नाम क्या है, इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर फॉर, ठीक है, व्हीट एंड मेज, ना कि व्हीट एंड राइस, ठीक है, जो कि वैरायटी पहले इसको डेवलप किया गया। कहता है नोबेल लॉरिएट नॉर्मन ई बार्लग एट इंटरनेशनल सेंटर ऑफ व्हीट एंड मेज, ठीक है, इंप्रूवमेंट इन मैक्सिको, ठीक है, कहता है कि डेवलप सेमी ड्वार्फ व्हीट वैरायटी, सेमी ड्वार्फ व्हीट वैरायटी, ओके, जो व्हीट वैरायटी को वहां पे डेवलप किया। बोलिए क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलिए अब देखिए, कहता है कि 1963 में, ठीक है, 1963 में कहता है 2 वैरायटी, नाम देखिए क्या क्या है, ये नाम इतना फेमस है कि अभी इसी नाम के आधार पे ट्रैक्टर की कंपनियां भी है इंडिया में, ठीक है, क्या है, सोनालिका एंड कल्याण सोना, ये 2 सबसे मतलब पॉपुलर सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, ठीक है, जो इंडिया में आगे जाके इंट्रोड्यूस किए गए। ये हाई यील्डिंग वैरायटी भी है और डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी भी है। HYV का मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी और DRV का मतलब डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी। कौन कौन, सोनालिका और कल्याण सोना, ये दोनों किसकी वैरायटी है, ये दोनों है डियर व्हीट की वैरायटी। किसकी वैरायटी है, व्हीट की वैरायटी। क्लियर। अब आइए, कहता है दीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन, ठीक है, व्हीट ग्रोइंग पार्ट ऑफ इंडिया थ्रू आउट द इंडिया, जहां जहां व्हीट की पैदावार होती है वहां वहां इसको ग्रो करवाया गया, ठीक है। व्हीट हमने सब जगह व्हाट लिख दिया है, आप इसको देख लीजिएगा, स्पेलिंग के मामले में मेरा हाथ बहुत कम है। व्हीट ग्रोइंग बेल्ट इन ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। कहता है 1963 में इसको कहां पे रखा गया,
कहता है कि मैक्सिको में तैयार करके भेजा गया और इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया 1966 में। ठीक है, कहता है किससे डेवलप किया गया। ठीक है, ये सब सेमी ड्वार्फ वैरायटी कहां से डेवलप किया गया। ठीक है, अब देखिए कहता है कि ये तो आपका जो वैरायटी था वो किसका वैरायटी था, वो तो व्हीट का वैरायटी था। ठीक है, किस कौन कौन, सोनालिका और कल्याण सोना। कहता है 1960 के करीब, ठीक है, इंडिया में एक और चीजें हुई। ठीक है, क्या हुई भाई, तो कहता है सेमी, ये व्हीट का वैरायटी, ठीक है, और ये राइस का वैरायटी, ये राइस का वैरायटी। ठीक है जी, सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस इज डिराइव्ड फ्रॉम IR8। IR8 जानते हैं IR8 कहां से नाम पड़ा, पहले मैं बता दूं आपको। पहले इंडिया में भी था IRRI, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अभी भी है, नाम बदला हुआ है। ये कहां था मैंने आपको बता रखा है, कटक में, उड़ीसा में। उड़ीसा में एक जगह है कटक। ठीक है, समझ गए। तो ये जो कटक है, इसी के ऊपर नाम बहुत सारे हैं, कतरनी चावल, ये चावल, वो चावल। ठीक है, तो कहता है कि ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था, IRI, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट था, दोनों का जो शॉर्ट नेम था, दोनों सेम एब्रीविएशन था, इसलिए ये बदल के अब रख दिया गया। ठीक है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जगह वही है, राज्य वही है। ठीक है, तो कहता है IRI, ठीक है, IRRI फिलीपींस, मनीला, यानी मनीला फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है, वो मनीला जो है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का जगह है, वहां पे डेवलप किया गया IR8 ध्यान दीजिएगा। और ताइचुंग नेटिव 1, दूसरा क्या है, ताइचुंग नेटिव 1। ठीक है, IRRI 1 और ताइचुंग नेटिव 1, ये दोनों को क्रॉस करवा के इन दोनों का डेरिवेटिव है। कौन डेरिवेटिव है, IR8। ठीक है, IR8 समझ गए, यानी कि फ्रॉम IR8 डेवलप फ्रॉम IRRI। ठीक है, फिलीपींस एंड ताइचुंग, मतलब सॉरी IR8 और ये ताइचुंग नेटिव 1, इन दोनों के क्रॉस से क्या निकाला गया, सेमी ड्वार्फ वैरायटी। और इंडियन वर्जन में उसी का नाम पड़ा जया, उसी का नाम पड़ा रत्ना, जिसको इंडिया में बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। कहता है बेटर यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी जया एंड रत्ना डेवलप्ड इन इंडिया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। और डेरिवेटिव कब निकाला गया था, ये IR8 और ताइचुंग, ये जो ताइचुंग नेटिव 1 जो है, इसके दोनों क्रॉस करवा के कहता है कब, 1966 में। क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत। अब कहता है मेज, ठीक है, ज्वार, बाजरा, ठीक है, सक्सेसफुली डेवलप्ड इन इंडिया। हाइब्रिड ब्रीडिंग, अब इसकी जो वैरायटी है मेज, ज्वार, बाजरा, ये तीनों बारे में सुन लीजिए। मेज, ज्वार, बाजरा का जो वैरायटी डेवलप किया गया इंडिया में, वो हाई यील्डिंग वैरायटी के साथ साथ वाटर स्ट्रेस रेसिस्टेंट भी होता है, यानी वाटर अगर कम हो तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और वाटर अगर ज्यादा हो तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। तो कहता है मेज, ज्वार, बाजरा, ये तीनों। ठीक है, ऊपर में देखिए दो चीजें लिखी हुई है, एक है P1542, P1542। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, P1542 एक्चुअली में ये गार्डन पी की वैरायटी है, और ये जो आपका है HD 15531967, ये चूंकि 967 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये कल्याण सोना का ही वैरायटी है, सॉरी सोनालिका का ही वैरायटी है, सोनालिका का ही वैरायटी है। ठीक है, यानी व्हीट का वैरायटी है, और ये गार्डन पी का वैरायटी है, गार्डन पी का वैरायटी है। बोलिए क्लियर है पॉइंट। ठीक है, ये कर लीजिएगा इतना इंफॉर्मेशन। अब देखिए लास्ट में कहता है कि जहां तक शुगर केन का बात है, जहां तक मिलेट की बात है, बाजरा की बात है, तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, शुगर केन में एक बहुत ही मतलब खास इंडेमिक वैरायटी था, जिसका नाम था सैक्रम बारबेरी। सैक्रम बारबेरी, ये सैक्रम बारबेरी था, इसके शुगर कंटेंट बहुत अच्छे थे,
स्टेम भी बहुत मोटा था, बट ये बड़ा ही स्पेसिफिक था हैबिटेट के मामले में। ये जानते हैं क्या था? ये सिर्फ और सिर्फ पैदावार इसका था साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में इसकी पैदावार नहीं थी। ठीक है, यानी कि ये पैदावार इसका कहां पे था? इसका पैदावार कहां पे था? नॉर्थ इंडिया, सॉरी बारबेरी का था नॉर्थ इंडिया में। और सेक्रम ऑफिसिनेरम, सेक्रम ऑफिसिनेरम उसका पैदावार था, ठीक है, कहां पे? साउथ इंडिया में। ठीक है, तो कहा गया कि साउथ इंडिया में उसका पैदावार था, नॉर्थ इंडिया में पैदावार उसका था नहीं। ठीक है, यानी कि शुगर केन की जो वैरायटी थी, कौन? सेक्रम बारबेरी, नॉर्थ इंडिया में पैदावार था। कहता है इसकी पुअर शुगर कंटेंट थी और यील्ड भी इसकी बहुत पुअर थी। ठीक है, इसको फिर से देखिए इतना होने के बाद ये पूरा का पूरा आप समझ गए। अब देखिए क्या है, अब हम शुगर केन के बारे में जानते हैं। ठीक है, कहता है शुगर केन जो है, ठीक है, शुगर केन में क्या है कि दो वैरायटी है, एक है सेक्रम बारबेरी, क्या है? सेक्रम बारबेरी। ठीक है, और एक है सेक्रम ऑफिसिनेरम। सेक्रम बारबेरी, ठीक है, नॉर्थ इंडिया की वैरायटी है, शुगर कंटेंट पुअर है, स्टेम भी पुअर वाली है। ठीक है, और सेक्रम ऑफिसिनेरम वो साउथ इंडिया का वैरायटी है। मतलब ये हैबिटेट के मामले में बहुत ही स्पेसिफिक था। यानी सेक्रम ऑफिसिनेरम में थिक स्टेम, शुगर कंटेंट अच्छा, ठीक है, बट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली इन द एनवायरमेंट ऑफ, इन द हैबिटेट ऑफ साउथ इंडिया, नॉट इन नॉर्थ इंडिया। वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर रहा था। ठीक है जी, तो कहता वो उसका नाम क्या था? वो ट्रॉपिकल केन्स था। ट्रॉपिकल केन्स का मतलब क्या? सेक्रम ऑफिसिनेरम जो कॉमन है, कॉमन वैरायटी यानी कि सेक्रम ऑफिसिनेरम जैसे भी शुगर केन का नाम हम लोग क्या पढ़ते हैं? सेक्रम ऑफिसिनेरम। तो सेक्रम ऑफिसिनेरम इज द साउथ इंडियन वैरायटी। ये मतलब शुगर कंटेंट में भी अच्छा था, यानी कि हाई वैरायटी भी इसकी थी और इसका डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी भी था, बट ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर पाता। और ये क्या था जी? सेक्रम बारबेरी, ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो करता था, पुअर क्वालिटी थी। दोनों को क्रॉस करवा के एक नया बनाया गया हाइब्रिड। तो वो हाइब्रिड कैसा होगा जी? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। दो स्पीसीज को क्रॉस करवाया गया, एक का नाम था सेक्रम बारबेरी और एक का नाम था क्या? सेक्रम ऑफिसिनेरम। तो बताइए दोनों का ये जो वैरायटी होगा वो वैरायटी क्या होगा? सबसे पहले दी जानिए वो वैरायटी क्या हुआ होगा? एस्टेराइल हुआ होगा। उसको फर्टाइल कैसे बनाया गया होगा? बाय द कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट। याद आया आपको कुछ? कॉल्चिसिन केमिकल क्या करता है? ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम को डबल करता है, पॉलीप्लॉइडी करता है और उसको एस्टेराइल से फर्टाइल बनाता है। क्लियर है? तो कहता है ये जो इंटर स्पेसिफिक वैरायटी है यही अभी पूरे इंडिया में ग्रो करवाया जाता है, अभी दूसरा कोई वैरायटी नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, यदि इंटर स्पेसिफिक वैरायटी जो है, ठीक है, वही अभी पूरे इंडिया में ग्रो करता है। और वो कहता है कि पूरे मतलब ये अब कोई बात ही नहीं है कि हाँ भाई ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो करेगा और वो साउथ इंडिया में ग्रो करेगा। बोलिए कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा समझने के बाद आप ये कह सकते हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा समझने के बाद आप ये कह सकते हैं कि ये जो कोई भी जो हम नया वैरायटी बनाएंगे अगर वो दो स्पीसीज का हाइब्रिड होगा तो ये जान जाइए वो स्टेराइल होगा। पहली बात कहता है प्लांट में तो ये तरीका है कि स्टेराइल को हम फर्टाइल बना सकें, बट ये एनिमल में ये तरीका नहीं है। खास होता, ठीक है, तो हीनी और म्यूल ये दोनों स्टेराइल ही ना रहते, उनके भी बच्चे होते। क्लियर है? तो कहता है प्लांट में स्टेराइल को फर्टाइल बनाने का एक ही तरीका है, उसका नाम है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी यानी कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, ये मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, ये आप पूरा का पूरा समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये मैं मिटा दूं ना, देख लीजिए। हो सकता है यहाँ आपको मैं यहाँ खड़ा था तो ये आपको नहीं पता चला होगा। अब इसको पॉज करके आप देख सकते। ओके, तो मैं मिटा दूं इसको। अब राइट,
देखिए, जो भी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड होता है उसको आप समझिए, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड जो भी होता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड, ये क्या होता है मालूम है? इस पे हम क्या डालते हैं? कहते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड पे हम डालते हैं कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन, ठीक है। और ये क्या करता है? क्रोमोसोम नंबर को डबल कर देता है, क्रोमोसोम नंबर को डबल कर देता है, क्रोमोसोम नंबर को क्या करता है? डबल कर देता है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर को ही डबल कर देता है। ये क्रोमोसोम नंबर को जब डबल करता है उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है, ये जो स्टेराइल होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? वो फर्टाइल हो जाता है। ये जो स्टेराइल होता है वो क्या हो जाता है? फर्टाइल होता है, ठीक है। इन स्टेराइल से क्या बन जाता है? फर्टाइल। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो ये जो कॉल्चिसिन है ये किस प्लांट से निकलता है? ये निकलता है कॉल्चिकम ऑटोमिनेली से, ऑटोमिनेली प्लांट है। और कहते हैं ये प्लांट किस फैमिली का है? लिलिएसी फैमिली का है, लिलिएसी फैमिली का है, ये लिलिएसी फैमिली का है, ठीक है जी, ठीक है, लिलिएसी फैमिली का है। और कहता है ये जो माइटोसिस ये किस तरह से काम करता है? माइटोटिक पॉइजन के रूप में काम करता है, माइटोटिक पॉइजन के रूप में काम करता है, माइटोटिक पॉइजन, ठीक है। ये करता क्या है? ब्रेक द फॉर्मेशन ऑफ, ब्रेक द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, ठीक है, एट द मेटाफेज स्टेज, एट द मेटाफेज स्टेज, मेटाफेज स्टेज, ठीक है जी, मेटाफेज स्टेज, ठीक है। और कहता है ये माइटोटिक पॉइजन है, यानी माइटोटिक को वहीं पे रोक देता है, इसलिए इसको, ठीक है, इस स्पेशल माइटोसिस को, जिसमें स्पेशल माइटोसिस, ठीक है, जिसमें कॉल्चिसिन का यूज किया जाए, कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं सी माइटोसिस, सी माइटोसिस, और इसको बोलते हैं इंडोमाइटोसिस, इंडोमाइटोसिस, इसको बोलते हैं सी माइटोसिस और इंडोमाइटोसिस। इसका खोज किया है मेयर, मेयर ने इसका खोज किया है। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो इतना बात, ये एक एल्केलॉइड है, ठीक है, ये क्या है? एल्केलॉइड है, एल्केलॉइड है। ये इतना इंपॉर्टेंट एल्केलॉइड है कि कॉल्चिसिन फैमिली का दूसरा नाम होता है सी फैमिली, ठीक है, सी फैमिली, ठीक है। आप जानते हैं इसको बल्ब फैमिली भी बोलते हैं, बल्ब फैमिली भी बोलते हैं। ये मोनोकॉट है, ये मोनोकॉट फैमिली है, ठीक है, मोनोकॉट फैमिली। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। ये पूरा का पूरा जो हमारा था, ये था इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम, ठीक है, और न्यू वैरायटी का यूज, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन वैरायटी कौन कौन इंडिया में है, नहीं है, ये सब। इसके अलावे भी कुछ वैरायटीज हैं, ठीक है, वो भी अगले वीडियो में आपको मिलेगा, आज ही मिलेगा। ओके, तो हम लोग आगे अभी देखेंगे डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ, ठीक है, डिफरेंट क्रॉप प्लांट्स। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।